नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम से कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को यह एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे होता, भारत में तेज विकास संभव है ही नहीं, और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कि कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब जमकर सियासत हो रही, मगर सवाल यह कि आखिर ये शब्द उस वक्त आया कहां से? क्या वाकई में इस शब्द के जरिए उस वक्त देश की बहुसंख्यक आबादी को टारगेट किया गया? आखिर पीएम मोदी के इस हमले के बाद इस पर कांग्रेस और विपक्ष का क्या कहना? इसी पर आज होगी हमारी ये डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हैं और पीएम ने कांग्रेस पर यह अटैक हिंदू ग्रोथ रेट शब्द को लेकर किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक तरफ पूर्व पीएम नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर ऐतिहासिक कीर्तिमान अपने नाम किया है, साथ ही इस मौके पर मौजूद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का भी इस्तेमाल किया और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। ग्रोथ रेट शब्द आखिर होता क्या है और ये आया कहां से और इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है, ये भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा। इस धीमी विकास को एक नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। अब आपको समझाते हैं कि पीएम मोदी ने जिस शब्द हिंदू ग्रोथ रेट का इस्तेमाल अपने भाषण में किया, वो शब्द आखिर कहां से आया और क्यों इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल 1970 के दशक में हुए प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे। अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। 1950 से 1980 के दौर में भारत की विकास दर औसतन 4% रही। इस दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय भी कम रही। 30 साल तक देश में एक तरह से कांग्रेस का एक छत्र शासन था। प्रदेशों से लेकर केंद्र तक ज्यादातर कांग्रेस ही सत्ता में रही। विकास की धीमी रफ्तार सरकार की नीतियों की विफलता थी, लेकिन इसे कांग्रेस ग्रोथ रेट नहीं, हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। हिंदू ग्रोथ रेट को धार्मिक पटल से नहीं, बल्कि भारत की स्लो ग्रोथ रफ्तार जो कि कई दशकों तक रही, 1950 से लेकर 1980-90 तक रही, उसके आधार पर कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उस दौरान में जो ग्रोथ थी वो समाहित नहीं थी, यानी कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी। कुछ सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, बाकी का देश ग्रो नहीं कर रहा था। उसके बाद से जब इस सरकार ने अपनी जगह ली 2014 में, तो सबका साथ सबका विश्वास जो नारा एक दिया गया, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया गया। डिजिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सड़कों का मामला ले लें, एयरपोर्ट्स का ले लें, पोर्ट्स का ले लें, इन सब में जो ग्रोथ पिछले 12 साल में देखी गई वो शायद पहले नहीं देखी गई। 1947 से लेके 2014 तक
हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचे। ये तो आंकड़े बताते हैं, इसमें कोई मुझे लगता है राजनीति का प्रश्न नहीं उठता। अगर आप 67 साल में $2 ट्रिलियन तक पहुंचे और 2014 से लेकर 2026 तक हम $4 ट्रिलियन तक पहुंच गए। मतलब साफ है, उस वक्त की कांग्रेस सरकार के समय जो विकास दर सरकार की वजह से धीमी थी, उस विकास दर का ठीकरा सीधे इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं पर फोड़ दिया गया। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, अब वो भी सुनिए। 12 वर्षों के कार्यकाल के अंदर अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम जब नौजवान की बात करते हैं तो नौजवान किस बात के लिए परेशान है? नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान है। किसान अपने 22 तक आपने दुगनी होने का वादा किया था, लागत मूल्य के लिए परेशान है, क्योंकि आपने अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। अमेरिका का बाजार खोला तो किसान बेचारा बर्बादी के कारण 5 लाख टन मक्का आयात किया आपने, जो मक्का का किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी सोया होना है, सोए का किसान को बर्बाद होगा, क्योंकि आपको तो अब्बा जान का हुक्म मानना है। अब्बा जान ने हुक्म दिया है हमें, क्योंकि अमेरिका हमारा बाप बन गया कि वो $35 बिलियन का कारोबार करेगा हमारे यहाँ। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आपने काकड़ा कर दिया देश को। आप इंदिरा जी से, नेहरू जी से, राजीव जी से अपनी तुलना करने का प्रयास करते हो। आप बताओ, आपके हिस्से में कोई एक उपलब्धि हो जो उपलब्धि इतिहास के अंदर दर्ज हो। हाँ, 12 वर्षों में आपने देश के अंदर नफरत फैला दी। देश के अंदर आप हर वक्त एक प्रधानमंत्री के मुंह से हिंदू ग्रोथ रेट, आप पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहे हैं। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, कब बोला कांग्रेस ने? और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी काबिल आदमी इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। मोदी को तो कुछ आता है ही नहीं है, सीधी सी बात है। 47 से 52 तक के जो सरकार थी उसको वो इंकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या सरदार पटेल गृह मंत्री नहीं थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री नहीं थे? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री नहीं थे? क्या इनके अस्तित्व को नकार रहे हैं वो? पहले ये बताएं। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। इस बीच सवाल ये कि क्या सच में उस दौर में सरकार की गलती को एक कलंक बनाकर हिंदुओं पर थोपने की कोशिश की गई? सवाल ये भी कि क्या पीएम मोदी के आरोपों के बाद कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अभी देखिए कि 2 दिन से यह चर्चा चल रही है कि नेहरू बड़े, नेहरू महान या मोदी महान। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देख लेते हैं तो आपको इस चर्चा में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी नैरेटिव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अर्थशास्त्री को आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 67 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन हुई और 12 साल में वो $4 ट्रिलियन हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान पर विवाद है, जिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस पर आप सुन रहे थे कि तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं या विपक्ष के जो नेता हैं वो उनको खरी खोटी सुना रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि रफ्तार क्या होती है और क्या मोदी ने रफ्तार का वो पैमाना सेट कर दिया है जिसके आगे पीछे के सारे जितने भी अभी तक के नेता प्रधानमंत्री थे सब पीछे छूट गए। इसलिए तुलना तो कर ही नहीं सकते। मतलब सोचिए कि 2 ट्रिलियन को अगर 4 ट्रिलियन बना दिया 12 साल में, तो रफ्तार पर आप सवाल उठा पाएंगे क्या? आज इसी पर बात करेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय है ना। तो पैनल में जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई अर्थशास्त्री भी हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप अपने कौशल से, आप तजुर्बे से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, यानी कि एजुकेशन से, आप क्या देखते हैं कि 67 साल में कोई व्यक्ति या कोई भी देश 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनता है तो वो तेज रफ्तार है, या बाद में ट्रिलियन 2 ट्रिलियन से हो जाता है तो वो तेज रफ्तार है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं रफ्तार की बात, धीमी रफ्तार की बात और तेज रफ्तार की बात, क्या वो गलत कह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री साहब जो बात कह रहे हैं कि आज हम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और आपको सिंपल सी कंपैरिजन बता दूं, अभी हमारे पास डेटा आया है 7.7% का हमारा एनुअल जीडीपी ग्रोथ है,
इस साल का, अभी 2025-26 का एक करंट डेटा है। अब आप कंपेयर कर लीजिए दुनिया की किसी भी इकोनॉमी से। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब कंपेयर कीजिए यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी के साथ, 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आप कंपेयर कीजिए कनाडा के साथ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। अब आप कंपेयर कीजिए जापान के साथ, 2025 थर्ड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। आज पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2.8% है। हिंदुस्तान आज भी तरक्की के रिकॉर्ड बना रहा है। और फर्दर डेटा ठीक सर, ओके सर, सिर्फ ये ओके सर, मार्च तक की नहीं है। आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। एक सवाल अब मेरा कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो मोदी जी घुमा रहे हैं, इससे पहले कि जितने भी हमारे राष्ट्र प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, या जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं वो नहीं घुमा पा रही थी? देखिए, ये बात है कि आप इंप्लीमेंटेशन कितनी अच्छी करते हो, आप चीजों को कितना बढ़िया इंप्लीमेंट करते हो। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। 2017 जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था, मैं तमाम चैनल्स पे था, बहुत एप्रीहेंशन थी। कोई कह रहा था कि ये चल ही नहीं पाएगा, कोई कह रहा था पोर्टल नहीं चलेगा, कोई कह रहा था ऑनलाइन कौन व्यापारी जाएगा। लेकिन इन लोगों में पॉलिटिकल विल थी। 2017 में इसको इंप्लीमेंट किया। शुरू में दिक्कतें आई। आज आकाश इंदर या आकाशइंदर.in नहीं, ग्लोबल एजेंसी तारीफ कर रही है जीएसटी की। और आपको डेटा दे दूं, अप्रैल 2026 जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चरम पे था, जब दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही थी, हमने रिकॉर्ड बनाया जीएसटी कलेक्शन में। डेटा है 2.43 लाख करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने चीजें की हैं वो सामने आ रही है। अब आ जाइए, और अभी आपको ताजा डेटा देता हूं यूपीआई का। यूपीआई जो इस सरकार के ड्यूरिंग लॉन्च हुआ मई 2026, पिछले महीने का डेटा है, 23.2 बिलियन ट्रांजेक्शन। ठीक है सर, अब इतना ज्यादा बता देंगे तो कुछ बीजेपी और नवीन जिंदल जी के लिए भी छोड़ दीजिए, रुक जाइए। सामने दिख रहा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा जो सवाल था उसको आपने क्लियर कर दिया। वापस आपके पास आऊंगा। टीना जी, देश के अर्थशास्त्री हैं जाने माने आकाश जिंदल जी, जिनको आप सुन रहे थे। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप लोग 2 शब्द अच्छे बोल देंगे तो क्या चला जाएगा? विपक्ष का काम हमेशा थोड़ा कोसना ही थोड़ी ना होता है। जी नमस्कार। देखिए, देश तो इनसे संभल नहीं रहा है साहब से, लेकिन ये इतिहास से लड़ रहे हैं और हर चीज का ठीकरा जो है कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। 12 साल में ये नहीं बता पा रहे कि आपकी उपलब्धि क्या है, और 12 साल में ये दिन गिन रहे हैं साहब। अगर आप दिन गिनने से आप नेहरू जी को आप छोटा कर देंगे, छोटा साबित कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये 12 साल का एक दिन गिन रहे हैं और फिर जो बच्चों की जैसी हरकत कर रहे हैं, कुर्सी पर खड़े होकर कह रहे देखिए पापा मैं आपसे बड़ा हो गया हूं। तो ऐसे क्या देश के लोग क्या बेवकूफ हैं जो इनकी बातों को यकीन कर लेंगे? 12 साल में आपने काम क्या किया, आप ये बताइए ना। कितने पीएसयू जो नेहरू जी ने बनवाए, आपने एक पीएसयू बता दीजिए कितने पीएसयू बनाए हैं। लेकिन ये काम नहीं गिनवा पाएंगे क्योंकि इन्होंने कोई 12 साल में काम थोड़ी किया। इन्होंने तो रोना रोया है कि नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, इंदिरा जी ने ऐसा कर दिया। टीना जी, नहीं सुनिए। जी मैं कह रहा हूं कि तुलना तो कीजिए ही मत, क्योंकि डाटा बताता है कि तुलना करने वाली बात ही नहीं है। कहां जवाहरलाल नेहरू थे और कहां नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया। 67 साल में 2 ट्रिलियन और 12 साल में 2 और ट्रिलियन जोड़ दिया तो 4 ट्रिलियन बना दिया। अब तुलना करने वाली कोई बात रह जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल। ये जो आंकड़ों के खेल में ये देश को बरगलाने की कोशिश की जा रही है ना। मोदी जी के कार्यकाल आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कितने दिन का हिसाब देंगे? 4399 दिन का। तो 1660 दिन चुनावी रैलियां की हैं साहब ने, 370 दिन विदेशी दौरे पर लगा दिए हैं, 67 घंटे के हिसाब से 3 दिन मन की बात करी है, 28 दिन का लॉकडाउन था, 260 दिन नेशनल हॉलीडे और 15 घंटे काम किया। तो रोज 3 घंटे नहाने में और खाने में 1781 दिन। तो 42 दिन तो निकल गए संसद के लिए। अब आप साहब बताइए कि आपने काम कितने दिन किया? अच्छा टीना जी, मुझे एक बात बताइए। तो कहते हैं कि 18 घंटे हमने काम किया। टीना जी एक सवाल है मेरा, एक सवाल है क्योंकि आप जो बोलिए उसी पर सवाल मैं भूल जाऊंगा, फिर आगे आप निकल जाएंगी, मैं भी भूल जाऊंगा, सवाल छूट जाएगा। आप गिना रही कि प्रधानमंत्री ने कितना विदेश दौरा किया, कितने दिन विदेश में रहे, कितने दिन चुनावी रैलियां की, कितने दिन संसद में उन्होंने खर्च किए। उसके बावजूद अगर कोई आदमी, देश का प्रधानमंत्री, इतना काम कर दे रहा है तो सोचिए कि 67 साल में कितना काम हो सकता है। लोग पूछेंगे नहीं कि भाई 67 साल में आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोग कहेंगे कि 12 साल में उन्होंने क्या किया।
नहीं, कितने काम, 80 करोड़ जनता जो है ना, आज भी 5 किलो अनाज के लिए, सड़े गले अनाज के लिए लाइन में लगती है। 14 से पहले कितनी जनता बता लगती थी सकते लाइन में? हैं। नहीं सुनिए, तो 14 से पहले आप ये देखिए कि नेहरू जी के समय ये देश में कुछ भी एक सुई तक नहीं बनती थी। आज सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक और सब कुछ, जितने PSU संस्थान बनाए, जिनको आज देश के प्रधानमंत्री बेचने में बात लगे आपने हुए बिल्कुल हैं, सही कि ये नेहरू सब जी कुछ के जमाने में जी सुई तक नहीं बनती थी। अमेरिका से, सुन लीजिए, अमेरिका आपको पता है कि नहीं पता हो, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। अमेरिका से जब यहां पर भूखमरी हुई, अमेरिका से जब कहा गया कि भाई हमको गेहूं दे दो, तो अमेरिका ने सड़ा गला गेहूं दे दिया था। आज हमारा देश एक्सपोर्ट कर रहा है, आज हमारा देश फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तब भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं टीना जी कि विपक्ष, एक अच्छा विपक्ष क्या वो नहीं होता है जो सही को सही और गलत पर खड़ा हो जाए सरकार के खिलाफ? आप जनता को ऐसे बदलाएंगे ताली थाली बजवाकर, मन की बात कर आप जनता को बदला देंगे ना। ये जो लगातार नीट के छात्र जो आप एक पेपर नहीं करवा सकते हैं, आप 12 साल की उपलब्धि करवाएंगे। जो स्टूडेंट यूपीएस नीट के एग्जाम में जो सुसाइड कर रहे हैं, उसको आप उपलब्धि बताएंगे। टीना जी, अब तय तो कीजिए ना, पहले तय कीजिए ना कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू से अगर कंपेयर कर रही हैं, तो आप उनको कहां पर घेरेंगी? आप आंकड़ों पर घेरेंगी, पेपर लीक हो गया उस पर घेरेंगी, कि कहेंगी कि वोट चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं? आप लोगों को तय करना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि 12 साल में मैंने इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया है। मैं माफी कैसे मांग ले माफी? जिसने $2 ट्रिलियन को 4 ट्रिलियन कर दिया, वो माफी मांग लेगा? आपको पता ही नहीं है। फिर आपको पता है देश कितना कर्ज में डूबा हुआ है? जो न्यू बॉर्न बेबी है उस पे कितना कर्ज है? मतलब इन्हीं को मालूम है ना, ये कह रहे थे ना देश की इकोनॉमी जो है पूरा, ये वो लोग हैं, खत्म हो चुकी है। ये वो लोग हैं चारवाक की थोड़ी के बराबर ग्रो कर रहा है। सुनिए, चारवाक की थोड़ी पे यकीन करते हैं। चारवाक की थोड़ी पे कैसे? उधार का घी लेकर पिएंगे, का नाम तो लीजिए, उधार का घी लेकर पिएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है। जवाब दीजिए, एक सेकंड रुकिए। आकाश जी, आपकी बात आ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि इस देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। टीना ने अपनी बात कह दी। बोलिए अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग ये झूठे मूठे आंकड़े दिखाते हैं देश को, ये 2 का 4 बना देते हैं, 4 का 6 बना देते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री 4400 दिन आज पूरे हो गए ना, 399 कल तक हुए थे जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब आंकड़ा दिखाकर आप देश को बता रहे हैं कि भाई महान नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जबकि देश के हाथ में झुंझुना थमाया हुआ है आप लोगों ने। विद्या भाई, बिल्कुल तुलना क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अगर नेहरू, मैं नहीं मानता हूं तुलना होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड अनिरुद्ध भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं तुलना नहीं होनी चाहिए। उसकी आप क्या तुलना करेंगे? 67 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए और 12 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। मेरे जैसा पत्रकार तो ये कहेगा कि भाई तुलना ही मत कीजिए, क्योंकि तुलना करने के लिए तो दोनों को बराबर खड़ा होना पड़ता है। रेस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए दोनों रेसर को एक दूसरे से आगे पीछे दौड़ना होता है। ये रेस में बहुत आगे निकल गए भाई। मैं वही कह रहा हूं, कम से कम लोगों को जानना चाहिए कि जो नेहरू जी का ढिंडोरा लेके पीटते हैं ना, कि इधर की टोपी उधर पहनाते, कि देश में आजादी के पहले कुछ था नहीं, आजादी के बाद सारा नेहरू जी लेके आए, पूरा द्वीप मिट्टी भी नेहरू जी उठा के लेके आए। भाई नेहरू जी चुनाव लड़े 17 करोड़ वोट था, और मोदी जी चुनाव लड़े 83 करोड़ वोट था। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते 34 करोड़ पॉपुलेशन था, आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते 140 करोड़ पॉपुलेशन में होते हैं। मोदी जी के टाइम पे 6 न्यूज़पेपर हुआ करते रहे होंगे, नेहरू जी के टाइम पर जो स्क्रूटनी करते रहोगे, नहीं भी करते रहे होंगे। और मोदी जी के टाइम पे मिलियन ऑफ सेकंड, हर सेकंड उनकी स्क्रूटनी हुआ करती है, उसमें खड़े उतरे हैं। वो भट्टी में तबके उतरे हैं, वो चाय वाले के बेटे एक तरफ गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे। लेकिन टीना, आपके आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। 18,000 गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, एक तरफ 2.5 लाख गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। एक तरफ आप कहते हैं 817 सीएनजी स्टेशन नहीं बना पाए थे, एक तरफ आप सीएनजी स्टेशन बना के रखते हैं। एक तरफ आप कहते हैं लिमिटेड ट्रांजेक्शन होता था, एक तरफ आप देखिए 18 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ होता है, इसका ट्रांजेक्शन होता है। आप कहते हैं एक तरफ 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं बना पाते थे, आज 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। टीना जी एक एक करके, टीना जी ऐसे नहीं प्लीज, मेरी डिबेट में ऐसे नहीं होने देता हूं मैं। टीना जी ऐसे नहीं, एक एक करके आपको जवाब देना, आप उंगली उठाइएगा, फिर मैं आपको वक्त दूंगा। पहले अनिरुद्ध जी को कंप्लीट करने दीजिए। अनिरुद्ध जी बोलिए। यही मैं बता रहा हूं कि 2014 के पहले का भारत, क्यों ना कहा जाए कि मोदी जी आधुनिक भारत के पिता हैं, क्यों ना कहा जाए कि मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले मोदी जी हैं। आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है आज पूरे विश्व के अंदर देखिए, तो मोदी जी ने विश्व में डंका बजाया भारत का, और डंका बजा इसलिए 2 कारण होते हैं।
भाजपा की सरकार आती, मोदी जी की सरकार आती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम बंद होता है, गुड गवर्नेंस 3 चीजों पे चलता है, स्पीड, स्केल, ट्रांसपेरेंसी पे चलता है। स्पीड इसे कहते हैं 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे, आज 38 किलोमीटर नेशनल हाईवे। इसके लिए होता है कि गांव गांव हर व्यक्ति का डीबीटी के माध्यम से सबका अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में खोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी ये होता है कि लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 12 साल में क्या हुआ। मेरे सवाल सुनिए। ठीक है सर, एक सेकंड सर, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हालांकि उस पर सवाल है, कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि आप लोग हेराफेरी करते हैं आंकड़ों में, उसका जवाब आप दीजिए। लेकिन एक चीज बताइए कि हिंदू ग्रोथ रेट वाला ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये क्यों आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप लोग? आपने मेरे से पूछा जी जी, देखिए हिंदू ग्रोथ रेट, ये तो हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बात करते हैं। अगर कुछ खराब हुआ, हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू आतंकवाद, हर जगह हिंदुओं को गाली देने के लिए इनका तो मन में एक होता ना कि डिजीज टाइप में हो गया है कि अब कुछ भी कमी हो हिंदुओं पे जाके ठीकरा फोड़ दो। सनातन काल में आप देखिए ना, कलिंगा का समय देखिए कि भारत सबसे ज्यादा बिजनेस करता था। आप भी देखिए, मुगलों के शासन होने से पहले भारत का जो जीडीपी पूरा था, लगभग 49% पूरे वर्ल्ड में जीडीपी कंट्रीब्यूशन था। लेकिन उसके बाद नेहरू जी के एरा में तो मुझे लगता है कितना डाउन होता चला गया। और ये लोग क्या कहेंगे, मुगल काल का झूठा बनाएंगे। नहीं, 26% था, 27% था। आप अशोका का टाइम उठा के देखिए, राजेंद्र चोल वंश को उठा के देखिए, 49% कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड में। भाई अगर कहीं पे कुछ था तो भारत में क्या करने के लिए आए थे लोग? यही करने के लिए। अगर भारत में कुछ था ही नहीं तो लोग आए क्यों थे? लेकिन उनका एक और सवाल है, एक और सवाल है कि आप लोग आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। आंकड़ों में क्या हेराफेरी साहब? आंकड़ों में कौन सी हेराफेरी है? आप बताइए, 18,000 गांवों के इलेक्ट्रिफिकेशन 2014 के पहले था या नहीं था? 2.5 लाख गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? 74 एयरपोर्ट थे पहले कि नहीं थे? 164 एयरपोर्ट बनता है कि नहीं बनता? 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे पहले पर डे बनता था। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल NH-24 का लेके देख लीजिए, दूसरा धौला कुआं का जाम उठा के देख लीजिए। तो अगर आंकड़े गवाही देते हैं कि कैसे फाइनेंस 2014 के पहले, विद्या भाई जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, नवीन जी तो हमारे बड़े भाई हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं 2014 के पहले, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन कराने जाता था तो उसी बैंक का रेफरेंस आपको चाहिए। आज जाइए ना, हर व्यक्ति का, गांव गरीब किसान सबका अकाउंट ओपन हो रहा है, जनधन अकाउंट है, कोई भी अकाउंट ओपन हो रहा है। तो अब कैसे तो आंकड़ों में हेराफेरी, आंकड़े सारे डिजिटल सब देख लीजिए। ठीक है सर, ओके। पूजा मिश्रा जी, ये बात तो सच है कि हिंदुओं को लेकर जिस तरह की बातें की जाती थी, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हिंदुओं ने नहीं किया, बुरा हुआ तो हिंदुओं ने किया। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई इस देश में। ग्रोथ रेट धीरे तो हिंदू जिम्मेदार हैं, पॉपुलेशन जिम्मेदार है, इस देश के संसाधन नहीं है। आज ये सब हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पूछेंगे नहीं लोग सवाल क्या आप लोगों से? विद्यानाथ जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हम पहले बात कर लेते हैं हिंदू ग्रोथ रेट पे। ये टर्म किसने कॉइन किया हुआ था? ये टर्म कॉइन हुआ था 1978 में, प्रोफेसर राजकृष्णन जी ने किया हुआ था। प्रोफेसर राजकृष्णन जो है इकोनॉमिस्ट थे, और ये कब किया था इन्होंने? 1978। और ये किसके पार्टी में थे? ये तब जो है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के मेंबर थे। 1977 से लेकर के 1978 तक ये जो है योजना आयोग के मेंबर रहे। और तब उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, वही जनता पार्टी जिसमें जनसंघ था साथ में। और जनसंघ 1980 में आकर के बनती है भारतीय जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी है। और इतने जो है युवा जागरूक है, जनता जागरूक है। विद्यार्थी अगर कोई इंटरप्ट करेगा तो मैं बात नहीं करूंगी। मतलब गजब का झूठ बोलते हैं। नहीं, आप झूठ बोलेंगे, झूठ पकड़ के रखिए, मैं आऊंगा आपके पास तो जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी अभी रुक जाइए। बिल्कुल, आप पकड़ के रखिएगा, साक्ष्य भी दीजिएगा, ठीक है? ये आप गूगल करिए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बच जाइएगा। तब तक आप कंप्लीट कीजिए, तब तक वो गूगल सब कर लेंगे, रखिएगा। बिल्कुल, गूगल सफारी सब कर लेंगे। बिल्कुल गूगल करिए, हाँ सब कर लीजिएगा। तब वहां पे एक पॉइंट किया गया तो वो भी कटाक्ष करने के लिए कि पूर्वज की जो सरकार थी, जो नेहरू जी की सरकार थी, वो जो ग्रोथ रेट था वो ऑब्वियसली 3.5 से लेकर के लगभग 4% था ग्रोथ रेट। वो धीमी ग्रोथ रेट था एज कम्पेयर। क्यों था धीमी ग्रोथ रेट? ग्लोबली, मतलब इसी दौर में चाइना ने इतना ग्रोथ किया। पड़ेगी कि सुनिए ना, इसी दौर में चाइना ने इतना ग्रो किया, सिंगापुर ने इतना ग्रो किया, छोटे छोटे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा दिया, जो संसाधन से भरपूर नहीं देश हैं। हमारे देश में असीमित संसाधन, असीमित ऊर्जा, युवाओं से और कर्मवीरों से भरा हुआ देश। इतने समय तक दिया उसे
और उसके बाद में ये ग्रोथ, उस समय हम जो आजादी से निकल करके आए हुए थे, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्ट हो ही रहा था। 1950 में जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, और उसके बाद में हम धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू। 1991 जब सारे के सारे विश्व में, ग्लोबल में क्राइसिस चालू हो रही थी, तब हमारी जो सरकार थी, तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, उसने क्या किया हुआ था, उसने ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, और जो है आपका उन्होंने 4 मेजर जो है उठाए हुए थे, 4 मेजर जो उस वक्त आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, डॉक्टर मिश्रा, वैश्वीकरण, आप जस्टिफाई कर लीजिए, बनता है। अभी आप लोगों को साथ भी खड़ा होना है, इंडी गठबंधन में आप लोग सब लोग साथ में हैं, लेकिन मैं कहता हूं जब हमारा देश ग्रो कर सकता था ना, तो बोफोर्स घोटाला, जीप घोटाला, सुन लीजिए, खाद घोटाला, ये सब उठा के अब आप गूगल कर लीजिए, आप सफारी कर लीजिए और देख लीजिए कि इस देश में क्या क्या चल रहा था। यानी कि इस देश को चलाने वाले जो लोग थे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं देख पा रहे थे, उनकी दूरदर्शिता इतनी नहीं थी कि वो ये देख पा रहे थे कि देश के कौन से हिस्से से वो देश के लिए क्या हासिल कर सकते हैं। किया जाए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री से हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर रहा हूं। प्रथम प्रधानमंत्री, आप मेरे फैक्ट को काट दीजिए, मैं मान लूंगा, मैं सवाल करना छोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी से। आप मेरे फैक्ट को काट दीजिए मिस मिश्रा। कब पेपर नहीं करा सकती जो सरकार सही तरीके से, जो छात्रों को जो है रोजगार नहीं दे सकती। आप मैडम, ये बात तो सही है, मैं इस बात को मानता हूं, इसका जवाब देंगे नवीन जी के पास, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन ये बात तो सही है कि ये सरकार पेपर ठीक से नहीं करा पा रही, इस बात को मैं मानता हूं। इस मुद्दे पर मैं छात्र के और देश के साथ खड़ा हूं, और जो भी लड़ाई लड़नी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं लड़ूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं कि इस देश में ना बिना पढ़े हुए लोग पास हो जाते थे। 10वीं का पेपर कोई और देकर आता था और कोई और बच्चा पास हो जाता था, इसी देश में होता था। और मैं जिस बिहार से आता हूं, वहां की कहानी आप लोगों के पैर के नीचे की जमीन खींच लेगी, क्योंकि आप लोग वहां नहीं रहे हैं। वहां पर पेपर होता था पहले, और 6 महीने के बाद रिजल्ट आते थे। क्या क्या होता था मैडम ना इसी देश में, आप लोग जरा वो भी पता कर लीजिए इतिहास। लेकिन एक बात तो सच है नवीन जी, ये देश इतना, ठीक है पूजा जी, आ रहा हूं वापस, लेकिन एक बात तो सच है नवीन जी, कि ये आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि ये देश डबल ट्रिपल और न जाने कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि 2 का 4 ट्रिलियन हो गया है। ये भी दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े कीर्तिमान हम स्थापित कर दे रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यह भी दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जैसा देश गिड़गिड़ाता है, कभी कभी प्यार से कोशिश करता है कि इस देश के गले मिल ले। सब कुछ ये दुनिया देख रही है, लेकिन पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। और फिर जब बात आती है तो हिंदू ग्रोथ रेट की चर्चा होने शुरू हो जाती है, हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। विद्या भाई, नहीं, हिंदू मुसलमान तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने और नेहरू ने केवल मुसलमान ही किया है, हिंदू तो कभी किया ही नहीं है, ये सब जानते हैं। अगर ग्रोथ किसी की बड़ी देश में कांग्रेस के शासनकाल में, तो मुसलमानों की बड़ी, हिंदुओं की तो बड़ी ही नहीं है, तो सब जानते हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, जो अभी आज से पहले मेरे से पहले पैनलिस्टों ने कहा है। हम तुलना नहीं करना चाहते, सही कह रहे हो, नेहरू के शासनकाल की, मोदी के शासनकाल की तुलना नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को 370 दे दिया, ऐसा दंश जिसको मिटाने के लिए मोदी जी को आना पड़ा, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? अक्साई चीन में चीन को जगह दी, सारी दे दी, वीटो पावर चीन को दे दी, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? किस शासनकाल में, मोदी के शासनकाल में तुलना की जा सकती है क्या? आज देश के अंदर जहां जाओ सड़कें अच्छी बनती हैं। पहले सड़कें अपने घर तक जाने में, गांव तक जाने में, यहां से 60 किलोमीटर जाने के लिए आदमी को 8-8 घंटे लगते थे, आजकल वो 1 घंटे में पहुंच जाता है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देश के अंदर रेलवे ट्रैक बेहतर बन रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन लेकर के आई जा रही है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं सही कह रहा हूं। देश में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बन गए, जगह जगह छोटे छोटे शहरों के अंदर हवाई जहाज जाने लग गए, उसकी तुलना पहले से कैसे की जा सकती? नहीं कर सकते तुलना। लेकिन हां, तुलना कर सकते हैं तो यह कर सकते हैं जब आज देश के अंदर आप सभी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व मोदी जी की तारीफ कर रहा है। क्या सबकी आंखों में धूल झोंक दी? क्या सब लोग मूर्ख है कांग्रेस के अलावा? कांग्रेस ने जो चश्मा पहना हुआ है, आज तक चश्मा नहीं उतारा, जिसके कारण वो एकदम गर्त में जा चुकी है। वेनेकुलर लेकर के भारत में उसको ढूंढना पड़ रहा है। कांग्रेस को अगर अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण का चश्मा नहीं उतारा तो नहीं सर, सवाल मुस्लिम तुष्टीकरण का तो है ही नहीं। पत्ता साफ हो जाए। अब मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल इसलिए भी नहीं है कि जो पार्टियां पहले 20-20 नेता खड़ा करते थे चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, और 40-40 नेता खड़ा करते थे विधानसभा चुनाव में,
वो 5 और 7 पर आ गए हैं। तो इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण कहां, तो आप हिंदू ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं को क्या हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा देना पहले की सरकारों की मंशा होती थी? नहीं विद्या भाई, हम तो मेरे को किसको जिम्मेदार ठहराना है? किसको जिम्मेदार? सरदार सरोवर डैम बनाने के अंदर इतना समय लगा। कांग्रेस ने जो तय किया वो आज तक बना नहीं। देश के हमारे प्रथम राष्ट्रपति के साथ क्या किया? प्रथम देश के राष्ट्रपति के साथ क्या किया? उनको दिल्ली के अंदर उनकी समाधि तक नहीं बनने दी। उनके मृत्यु के बाद उनके पास किसी को जाने तक नहीं। जितने बिहार के अंदर लोग थे, पटना में जितनी जनसंख्या थी, उससे ज्यादा लोग उनके कम्युनिकेशन में शामिल थे देश के प्रथम राष्ट्रपति के। वो पहला प्रधानमंत्री देश का वहां गया नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, किस बात की बात करते हो? वो व्यक्ति जो केवल भोग विलास में डूबा रहा, जिसने पूरे देश को सत्ता को पाने के लिए लोकतंत्र की पहले चोरी करी। 2 मुद्दे हैं, 2 पॉइंट्स हैं। एक सेकंड आ रहा हूं, मैं आदि लोगों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, रुक जाइए ना एक सेकंड। प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं की जा सकती, लुटेरों से, चोरों से मोदी जी की तुलना नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट? देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। अरे मैं बोलता हूँ ना, आपने क्या किया? क्या नेहरू ने लोकतंत्र के अंदर चोरी करके सत्ता हासिल नहीं की थी क्या? सब जानते हैं इस बात को। वो चोर तो करते तो तुलना मोदी से करेंगे आप? नहीं करनी चाहिए मोदी जी। आज इस देश को आवश्यकता है मोदी के नेतृत्व में अगले 10 साल काम करने की, और 10 साल इसलिए काम करने की देश को इस पूरी तरह की कोरोना की तरफ, चाहे युद्ध के कारण भारत को निकाल करके साथ लेकर के जाना हो। अगर मोदी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता, अगर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ होता, तो लोग कांग्रेस ने वहां पर योगदान दिया। तब जो कब दिया? 62 में आप कह रहे अगर तब के तत्कालीन पूजा जी 62 में 62 में तब के जो विदेश मंत्री थे वो कह रहे थे कि हम सड़क इसलिए नहीं बनाएंगे कि चीन कुछ करेगा ही नहीं। जितने लोगों ने योगदान दिया मिश्रा जी, गलत रहे। अब अम्बेडकर जी को गलत कह रहे हैं, कैसी बातें करें? आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री जी के, इसे देश का अपमान नहीं हो रहा है? सब जानते हैं। आप प्रथम प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर अच्छा, सच को सच कह देने से अपमान हो जाता है क्या? 62 में जब चीन ने हमला किया, पूजा मिश्रा जी आप सुनिए ना, आप पहले किसी पार्टी के नेता होने से पहले इस देश की बेटी हैं। मंत्री जी को टिप्पणी कर सके। मिश्रा जी, आप किसी भी पार्टी की नेता होने से पहले इस देश की बेटी हैं। इस मिट्टी के लिए आप जिएंगी और इस मिट्टी के लिए मरेंगी, जान दे देंगी, मुझे पता है, मैं जितना आपको जानता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 62 में चीन की तरफ से जो हमला हुआ, उसके बाद हमारी रणनीति जो रही, हमने उससे पहले जो तैयारी की थी, उसके लिए किससे सवाल पूछेंगी आज? अगर आप पूछना होगा आज तो मोदी जी से पूछेंगी, तो मोदी जी तो कहेंगे ना कि बना दिया सड़क भाई, टनल बना दिया। जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान समय में कहां पर लिप्त रहते हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जब आप नेहरू जी के सरकार के लिए कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस सरकार में जो गृह मंत्री रहे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनके नाम आप भूल जा रहे हैं क्या? कह रहा हूं कि चोरी करके बाबू शास्त्री जी को भूल जा रहे हैं। चलिए पर्सनल मत हुई, नहीं पर्सनल मत हुई, पर्सनल मत हुई। टीना जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है पूजा जी, ओके नवीन जी रुक जाइए। नवीन जिंदल जी, हाँ, नवीन जिंदल जी जिनकी बात कर रहे हैं ना प्रधान सेवक, इनका नाम ही तो एप्स्टीन फाइल में आया हुआ है, ये भूल गए क्या? एप्स्टीन तो कोई बहुत सभ्य व्यक्ति होंगे ना, जिसकी वजह से इसका प्रधानमंत्री का नाम है। आप क्या चुनाव एप्स्टीन फाइल पर लड़ेंगे? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नवीन जी मत बोलिए, रुकिए नवीन जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। टीना जी एक चीज बताइए, आप लोग एकदम आज इस बात को कर ही लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, इस पर थोड़ा टाइम भी है मेरे पास। आप लोग अगला चुनाव एप्स्टीन फाइल पर लड़ेंगे? नहीं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि भाई इन्होंने 12 साल में 2 का 4 कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, 2 का 4 कर दिया, आप एप्स्टीन पर चली गई हैं। देश के प्रधानमंत्री अभी आपको मालूम है टीना जी, जब आप ये बात कर रही है ना, तो आपको थोड़ी देर में, मैं बता दे रहा हूं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि थोड़ी देर में आपको ऐसे ऐसे वीडियोज और ऐसे ऐसे फोटोज आपको टैग होने लगेंगे ना, कि आप फिर परेशान हो जाएंगी कि किसके लिए, हमारे देश को किस नेता के लिए कहां से और क्या क्या निकल कर आ रहा है। इसलिए मत जाइए ना मैडम उस पर मत जाइए, मुद्दे पर रहिए प्लीज। टीना जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मुद्दे पर रहिए। टीना जी प्लीज मुद्दे पर रहिए ना। टीना जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुद्दे पर रहिए। टीना जी मुद्दे पर, मुद्दे पर वो जो बदतमीजी मैंने रोक दिया, उनको भी रोक दिया, मैंने रोक दिया मैडम उनको, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुद्दे पर रहिए। हम तो प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, हाँ हम तो प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तभी हमने कहा प्रधान सेवक, कि प्रधान सेवक का नाम कहां तक आ रहा है सबको पता है, और वो क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं, उनको पता है ना। क्यों कह रही है कि वो डरे हुए हैं?
वो तो कह रहे हैं कि भाई वो देश को बड़ी तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों ने हिंदू ग्रोथ रेट का एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि हिंदू जो है ग्रोथ रेट में आड़े आ रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने जैसे ही बताया इस देश को कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री डरे, उनको अब पुराने याद आ रहे हैं, इतिहास याद आ रहा है। इतिहास याद करने पर आप वर्तमान भूल सकते हैं क्या? वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? क्या है आपकी विश्व तो ये नवीन जी बीच में मत बोलिए नवीन जी बीच में मत बोलिए, क्योंकि इनके जब ये इतनी अच्छी टिप्पणी कर रहे थे तो कोई इनको रोक भी नहीं रहा था। ये विडंबना है कि आज देश की राजनीति किस स्तर तक जा चुकी है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए है ही नहीं ना भाषण है। भाषण में भी क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस का ही राग अपनाते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं, कांग्रेस ने ये किया। तो आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? टीना जी, आप लोगों की दुखती रग पर पीएम मोदी ने हिंदू ग्रोथ रेट की बात कह के दुखती रग को दबा दिया है, हाथ रख दिया उस पर। नहीं साहब, ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है, कांग्रेस का शब्द नहीं है। कांग्रेस पर मत डालिए। और देश के प्रधानमंत्री तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के ही लाएंगे, फिर आके कहेंगे कि मंगलसूत्र। फिर मैडम मैं एक बात कह रहा हूं, जब आप लोगों की दुखती रग पर हाथ पड़ा ही नहीं है, आपकी नब्ज दबी ही नहीं है, तो आप लोग इतना क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों पीएम नरेंद्र मोदी को आप लोग टारगेट किए जा रही हैं? क्यों? चिंतित है कि मीडिया पूरी तरीके से बिका हुआ है। अच्छा, मीडिया बिका हुआ है और पूरा देश भी बिका हुआ है ना मैडम। आप लोग तो कहती हैं टीना जी, आप लोग तो कहती हैं कि वोट भी चोरी का है, जनता भी बिक गई है। तो आप लोग अपना चश्मा बदल दीजिए, या फिर नजरिया बदल लीजिए, या स्क्रिप्ट बदल लीजिए। तीनों में से एक काम कर लीजिए ना टीना जी। इन लोगों ने यही तो किया ना 12 साल में। क्या बात करें टीना जी, मीडिया बिका हुआ है, देश की जनता बिकी हुई है, आंकड़े बिके हुए हैं, सब कुछ बिका हुआ है इस देश में। एकमात्र टीना जी जो आप लोग बोलती हैं वो सही होता है, न खाता न बही, जो राहुल गांधी जी कह दें वही सही, देश को वही मान लेना चाहिए। और अगर आप लोगों को इतना विश्वास है तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए टीना जी, कि राहुल गांधी के इस खाता न बही, राहुल गांधी जो कहें वही सही, पर देश क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? खाते रहिए, उसके बाद सवाल मत पूछिए। टीना जी मैं आपसे बताइए कितनी चॉकलेटी है, ये सच्चाई है, लेकिन आप सच्चाई से भाग। चॉकलेट आप खा लीजिए टीना जी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग ये मान के चल रही हैं कि पीएम मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी जो कहते हैं देश को विश्वास क्यों नहीं होता? नहीं तो राहुल गांधी का विश्वास है। राहुल गांधी ने आज तक जो कहा, जब विश्वास का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक चुनाव हारते जाइए, विश्वास कर रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हारते जाइए, हारने का शतक लगा लीजिए। झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए अब वक्त नहीं बचाओगे नहीं, अरे वो सच नहीं बोलता कभी, उस पे आज देश की जनता जानती है। उधर पूजा मिश्रा भी मुस्कुरा रही है। राहुल जन्नत की हकीकत सबको मालूम है गाली। पूजा मिश्रा भी मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पर टीना जी। कौन सी कंट्री है जो हिंदुस्तान के बराबर? अब एक बार आखिर में पूजा जी, टीना जी अब एक बार आखिर में सुनिए ना, अब सब लोगों ने बोल लिया, सबसे कम बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम मिला है आज, है ना? जो देश में सत्ता में बैठे हैं उनको सबसे कम टाइम मिला है आज। लेकिन अब मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं, अनिरुद्ध जी के पास नहीं जा रहा हूं मैं, अब मैं जा रहा हूं आकाश जी के पास कि आकाश जी आखिर में एक सवाल का जवाब आप लोगों के लिए भी है, सुन लीजिए ना टीना जी, सुनिए ना टीना जी। आकाश जी आखिर में बताइए कि क्या ये तमाम जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर कि ये आंकड़ों में घालमेल करते हैं, ये आंकड़ों के जरिए लोगों को बताते हैं कि हम बहुत महान हो गए, इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच यही है तो फिर देश की बदहाली दिखाई भी देती ना, देश की जनता उसको जानती भी और मोदी को नकारती भी। आकाश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आखिर में 30 सेकंड, अनिरुद्ध जी बताइए। मुझे आवाज नहीं पहुंची होगी, लेकिन कांग्रेस की हमेशा आदत है बात कहीं होती है और बात कहीं लेके जाते उल्टे सीधे बोलते। अगर इस तरीके से चर्चा करना है तो सिर्फ फाइल्स इधर उधर छोड़िए, आप खुशवंत सिंह की बुक पढ़ लीजिए, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस में, कि नेहरू जी कहाँ किससे लंदन में मिलते थे, किस लिए खुशवंत जी को हटाया गया था। स्टैनली वॉलमार्ट की किताब पढ़ लीजिए, इस पे चर्चा मत करिए। 2014 के पहले क्या क्या था भारत का, 2014 का भारत बदलता भारत कहां खड़ा है, उस पर चर्चा करिए, उसकी बात आप कहिए। 2014
2014 का बदलता भारत यहाँ पे खड़ा, इनसे पूछिए कि 2014 के पहले डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था, लगभग 600 करोड़ का। आज डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है, 23,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट है। इनसे पूछिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती थी, 3 से 4 करोड़ मोबाइल बनते थे। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कितनी, 40 करोड़ की। अमेरिका भी भारत का मोबाइल बना हुआ यूज कर रहा है। तो आपके पास तो आपने कुछ किया नहीं। फिजिकल डिफिसिट कितना था भारत का 2014 से पहले, पूछिए। एक सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया कि पहले हिंदू ग्रोथ रेट का बहाना बनाकर धीमी रफ्तार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा था, यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि हिंदुओं का ग्रोथ रेट कम है, इसीलिए धीमी रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि देश किसी के भी नेतृत्व में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो, कल कोई और नेता है। इस देश का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और।